आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है भूत बंगला भाग 2। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं उस कमरे को बंद कर जैसे ही वापस मुड़ा वैसे ही मुझे नीचे से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं अचानक से चीख की आवाज़ सुन घबरा जाता हूँ। मुझे एक पल को तो कुछ भी नहीं सूझा और मैं वैसे ही बुत बना वहाँ खड़ा रहा। फिर अचानक एक बार और मुझे वो चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और मैं नीचे की ओर भागा। मैं जल्दबाजी में नीचे उतर रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि रमेश अपनी चारपाई पर उठ बैठा है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उस्ताद उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद रमेश से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। यह सब देख मैं घबरा गया था। मैं दौड़कर रमेश के पास गया। रमेश एकटक कमरे में लगी खिड़की को ही देख रहा था। उसकी आंखें पलके तक नहीं झपक रही थी। गहरी और लंबी सांसें ले रहा रमेश पसीने से पूरा भीग चुका था। उसे ऐसी हालत में देख मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसे देख उस्ताद भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि न जाने रमेश को अचानक से क्या हो गया है, वो ऐसी हालत में क्यों है। मैं और उस्ताद उसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ, सब ठीक तो है, कुछ बोल, क्या हुआ, क्या देखा तूने। लेकिन रमेश इस हालत में नहीं था कि वो कुछ भी बोल सके। मैं भाग कर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। उस्ताद ने उसे पानी पीने को कहा। कुछ देर वो उस्ताद को ऐसे ही देखता रहा। फिर एक झटके से गिलास पकड़ एक सांस में पूरा पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आया। उसका मन कुछ शांत होने लगा। फिर जब वो कुछ शांत हुआ तो उस्ताद ने उससे पूछा, क्या हो गया था तुझे, तू इतना घबरा क्यों गया था। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद रमेश बोला, वो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा। वो बहुत ही डरावना था। उसके चेहरे से आंखें गायब थी और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। यह सुन हमारे तो होश उड़ गए। रमेश ये क्या बोल रहा है। हमें अपने कानों पर विश्वास तक नहीं हुआ। उस्ताद ने फिर से पूछा, ये क्या बोल रहा था, कहाँ देखा तूने। उस्ताद के पूछने पर रमेश ने खिड़की की ओर अपना हाथ किया। उस्ताद भागकर उस खिड़की के पास गए और ध्यान से देखने लगे। उन्होंने मुझे जाकर देखने को कहा। मैंने चारों तरफ अच्छे से ध्यान से देखा पर मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने वापस आकर उस्ताद से कहा, कोई नहीं है वहाँ, इसे कोई वहम हुआ होगा, वैसे भी लाइट नहीं है। मेरी बात सुन उस्ताद उसे समझाने लगे, रमेश मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, क्योंकि ये जगह तुम्हारे और हमारे लिए नहीं है। ऐसे में वहम होना स्वाभाविक है, या फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जिस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने वहाँ किसी शख्स को देखा। उस्ताद की बातें सुन रमेश बोला, नहीं, वो कोई सपना नहीं था और न ही मुझे कोई वहम हुआ था। मैं पूरे होश में था। उसका वो चेहरा अच्छी तरह से याद है मुझे। उसका वो डरावना चेहरा और आंखों के खड्डों से टपकता उसका वो खून इतना भयानक था कि मैं उसे एक पल से ज़्यादा देख भी नहीं पाया। और आप कह रहे हैं कि वो बस एक सपना था। वह कोई सपना नहीं था, वो सच में वहाँ उस खिड़की के पास खड़ा था। रमेश इतना कहकर चुप हो जाता है। उसकी बातों से हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसने क्या देखा और क्या हुआ। वह इस वक्त काफ़ी डरा हुआ भी था। फिर उस्ताद ने उसे समझाते हुए कहा कि
हो सकता है कि तुमने कोई सपना देखा हो और सपने में ही तुम्हारी आँख खुल गई हो, तुम्हें भ्रम हो गया हो और वो सपना ही हो जिसे तुम सच मान बैठे। और भला यहाँ ऐसा इंसान कहाँ से आएगा जिसकी आंखें निकली हुई हो? और वो तुझे ही क्यों दिखा? हमने भी तो उसे चारों तरफ देखा। तुम कह रहे हो कि उसकी आंखें नहीं थी, तो वह बिना आंखों के यहाँ आया कैसे? और बाहर वॉचमैन भी तो बैठा है, उसके होते हुए कोई यहाँ नहीं आ सकता। तुमने कोई सपना ही देखा होगा। ऐसा करो, ज़्यादा दिमाग पर लोड ना लो और सो जाओ, सुबह देखते हैं। तुम अब सो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। उस्ताद कितना समझाने के बाद वो उसे सपना मान सो जाता है। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी ही खुल गई और मैं बाहर लॉन में टहलने को चला गया। मैं लॉन में टहल ही रहा था कि तभी मुझे वॉचमैन अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे अपनी ओर आता देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये यहाँ क्यों आ रहा है। वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, आप इतनी जल्दी उठ गए? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वॉचमैन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सोचा कि आप देर रात तक काम कर रहे थे तो शायद अभी तक सो रहे होंगे, लेकिन लगता है आप तो जल्दी ही उठ गए। उसकी यह बात सुन मैं हैरत में पड़ गया कि भला ये क्या बोल रहा है। देर रात तक काम? हम कहाँ देर रात तक काम कर रहे थे, हम तो जल्दी ही सो गए थे। मैं उससे पूछने को हुआ ही था कि वह फिर आगे बोला, वो मैं आपके पास ही आ रहा था। दरअसल मैं घर जा रहा हूँ और 2 दिन के बाद ही लौटूंगा, तो आप देख लीजिएगा सब कुछ, बाकी मैंने साहब को बोल दिया है। इतना कहकर वो जाने को हुआ ही था कि मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुमने कहा कि हम देर रात तक काम कर रहे थे, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मेरी यह बात सुन वो हैरानी भरी नज़रों से मुझे देखने लगा और बोला, अरे भाई, ऊपर वाला जो कमरा है ना, उसमें से पूरी रात को आवाज़ आ रही थी और खिड़की पर भी किसी की परछाई बार बार दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि शायद आप काम कर रहे होंगे, और आपके सिवा उस कमरे में कौन हो सकता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अपनी फटी आंखों से मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। एक पल को तो उसकी बातें सुन मैं सन रह गया। आखिर ये क्या बोल गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। हैरान परेशान मैं वहाँ खड़ा उसे बस जाता हुआ देख रहा था। आखिर वो किस परछाई की बात कर रहा था? हम में से तो कोई भी रात को काम नहीं कर रहा था, तो फिर इसने किसको देख लिया? रमेश भी किसी को देखने की बात कर रहा था। ये सब आखिर क्या चल रहा है इस बंगले में? फिर मुझे ध्यान आया कि मैं रात को ऊपर उस कमरे में उस आवाज़ का पीछा करता हुआ गया था। कहीं उसी वक्त इसने मुझे ही तो नहीं देख लिया? ऐसा ही हुआ होगा, इसने मेरी ही परछाई देखी होगी। मैं यूं ही डर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। मैं वहाँ खड़ा यह सब सोच रहा था कि तभी पीछे से उस्ताद की आवाज़ आई और उस्ताद ने मुझे इशारा कर अपने पास आने को कहा। मैं जब उनके पास गया तो वह पूछने लगे कि यह वॉचमैन यहाँ क्या लेने आया था। मैंने उन्हें बताया कि वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रहा है, बस यही बताने के लिए आया था। फिर जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि रमेश उठ चुका है। मैं उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि अब कैसा है, तबीयत कैसी है? रात को तो तूने हम सबको डरा ही दिया था। रमेश गुमसुम बैठा मुझे देख रहा था। फिर कुछ देर बाद बोला, ठीक हूँ यार, पता नहीं रात को मैंने जो देखा वो क्या था, सच था या फिर सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही उस्ताद वहाँ आ जाते हैं और रमेश को देखकर उससे कहते हैं, उठ गया तुम, अब कैसा है? रमेश उस्ताद को देख थोड़ा मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक हूँ। उस्ताद ने कहा, चलो ठीक है फिर, उठो और काम पर लगते हैं। हम सभी ने अपना खाना पीना ख़त्म कर काम में जुट गए। दोपहर का समय था। हम तीनों अपने काम में लगे हुए थे कि तभी बंगले के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जब हमने देखा तो
बाहर मेन गेट पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस्ताद ने रमेश को गेट खोल कर आने को कहा, क्योंकि वॉचमैन तो वहाँ था नहीं, तो फिर गेट कौन खोलता। रमेश भाग कर गया और जाकर गेट खोलने लगा। मैं ये सब बंगले में खड़ा देख रहा था। गाड़ी अंदर आती है और उसमें से बंगले का मालिक अर्नव उतरता है। वह गाड़ी से उतरकर सीधा हमारे पास आता है और काम कैसा चल रहा है इस बारे में पूछने लगता है। उस्ताद उसे अब तक हुए काम की जानकारी देने लगते हैं। हमारे काम की तेजी देख वो काफ़ी खुश था और हमें काम जल्दी ही ख़त्म करने को कहता है। साथ ही कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना, सब कुछ पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ वहाँ घूमकर अच्छी तरह से काम को देखने लगता है। वह ध्यान से बंगले को देख रहा होता है। उस्ताद भी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और चलते हुए उससे पूछने लगते हैं कि आखिर लोग इस बंगले के बारे में अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हैं। यह सुन वो पीछे की ओर मुड़ता है और हैरत भरी नज़रों से उस्ताद को देखने लगता है और फिर पूछता है कि किस तरह की बातें, तुम कहना क्या चाहते हो। उस्ताद उसे बताते हैं कि गांव के लोगों का कहना है कि यह बंगला भूताहा है, यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं और आप इस बारे में क्या जानते हैं। उस्ताद की बातें सुन वो हंस पड़ता है और उस्ताद से कहता है कि तुम भी इन गांव वालों की दकियानुसी बातों पर विश्वास करते हो। ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों में इस बंगले को लेकर कई तरह की गलतफहमियाँ फैली हुई हैं। इसी चक्कर में मुझे यह बंगला काफ़ी सस्ते दाम पर मिल गया। मैं भला इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कैसे जाने देता, सो खरीद ली। लोगों का क्या है, ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसी बात की तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। अर्नव की बात से उस्ताद को थोड़ी तसल्ली मिलती है और उस्ताद उन्हें जल्दी ही काम ख़त्म करने का आश्वासन देते हैं। इसके बाद अर्नव वहाँ से चला जाता है और हम अपने काम में जुट जाते हैं। हम अपने काम में लगे होते हैं। लगभग 1:30-2 बजे का समय हो रहा था कि तभी अचानक उस्ताद मुझसे कहते हैं, ये बदबू कहाँ से आ रही है। मैं हक्का बक्का उनकी ओर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस्ताद किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी बदबू। तो उस्ताद ने कहा कि आ तो रही है अजीब सी बदबू, तुम्हें नहीं आ रही क्या। मैं हैरानी के साथ यहाँ वहाँ देखने लगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब मुझे कोई भी बदबू नहीं आई तो मैंने उस्ताद की ओर सिर हिला दिया। उस्ताद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, यार इतनी तेज बदबू आ तो रही है और तू कह रहा आ नहीं रही। उस्ताद नीचे उतर कर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि कहाँ से यह बदबू आ रही है। मैंने जब देखा कि उस्ताद इधर उधर देख रहे हैं और बार बार सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैंने पूछा कि किस तरह की बदबू आ रही है। उस्ताद ने कहा कि बहुत तेज़ दुर्गंध है, जैसे कि कोई जानवर मरा पड़ा हो। जैसे कोई जानवर मरा हुआ होता है ना, जो सड़ रहा हो, वैसी बदबू आ रही है। उस्ताद के कहने से मैं भी यहाँ वहाँ देखने लगा कि आखिर कहाँ से ये बदबू आ रही है। हालांकि मुझे तो वह बदबू नहीं आ रही थी। जिस कमरे में हम काम कर रहे थे, जब हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो हम उस कमरे से बाहर आकर उस बदबू के स्रोत को खोजने लगे, क्योंकि उस्ताद उस दुर्गंध से काफ़ी परेशान हो चुके थे। हर एक सांस के साथ आती तेज़ और बहुत ही गंदी बदबू से उस्ताद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली थी। हम उस बदबू को हर तरफ खोज रहे थे कि तभी रमेश भी वहाँ आ जाता है और हमें यहाँ वहाँ खोजते हुए देख हमसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। मैंने उससे कहा कि यार उस्ताद को ना मरे हुए जानवर जैसी बदबू आ रही है, पर आ कहाँ से रही है ये नहीं पता चल रहा। मेरी बात सुन रमेश भी सूंघने की कोशिश करने लगा। उसने जब ध्यान से सूंघा तो उसे भी वह बदबू आनी शुरू हो गई। जब रमेश ने कहा कि उसे भी वह बदबू आ रही है, तो मैं ये सुन हैरान रह गया कि सभी को वह बदबू आ रही है, तो फिर
मुझे क्यों नहीं आ रही। हम तीनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। हमें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो बदबू आ कहाँ से रही है। उस्ताद और रमेश का उस बदबू के कारण बुरा हाल हो चुका था। वह जहाँ भी जाते वो बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूरे बंगले में उन्हें वह दुर्गंध आ रही थी। जब यह बदबू नहीं रुकी तो हम तीनों बाहर लॉन में आ गए और वहीं बैठे रहे। लगभग 3 घंटे तक उस पूरे बंगले में वह गंध आती रही, लेकिन मुझे एक बार भी वह दुर्गंध नहीं आई। सिर्फ उस्ताद और रमेश को ही न जाने क्यों उस बदबू का सामना करना पड़ रहा था। शाम होने पर जब हम अंदर गए तो वह बदबू न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कभी वहाँ थी ही नहीं। यह तो बस शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक चीज़ें होने वाली थी हमारे साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग अगले रविवार को आएगा।